शलवार कमीज पहन मुझे चिढ़। आप नेगेटिव रिव्यूज पेश कर रहे होते हैं वीडियोस के ऊपर, खाने के ऊपर, तो इससे रेस्टोरेंट को नुकसान नहीं होता होगा? ज़ाती दुश्मनी नहीं है तो फिर अर-रहमान से आपका क्या मसला है? बहुत दफा जिक्र किया है, अल रहमान थोड़ा सा जाती हो गया। अब वो थी, उसका बुरा रिव्यू दिया। उसने मुझे बोला कि अगर मेरा रेस्टोरेंट बंद हुआ तो मैं तुम्हारा घर जला दूंगा। ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रियान लोधी। किया है एक्सप्लोर हर छोटा बड़ा होटल और ढाबा। किया है एक्सप्लोर हर छोटा बड़ा होटल और ढाबा। आज की पॉडकास्ट में आ गए हैं फूडी बाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक ठाक। रेहान आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फूडी बाबा, पहले तो हम आपके नाम से स्टार्ट करेंगे। पूरी दुनिया आपको जो है फूडी बाबा के नाम से जानती है, तो मैं चाहूँगा कि आज हमारे चैनल के तवज्जुह से आप अपना नाम थोड़ा सा रिवील कर दें हमारी ऑडियंस के लिए। जी, मेरा असल नाम अदील सिद्दीक है। आदिल भाई, मैं चाहूँगा कि यूट्यूब से पहले जो आप काम कर रहे थे, उस काम के बारे में थोड़ा बता दें, और आप किस किस जगहों पर जो है काम कर रहे हैं और किस किस तरह का काम कर रहे हैं आप? अच्छा, पहले तो तस्दीक कर दूं, यूट्यूब से पहले जो है, मैं यूट्यूब से पहले भी और अभी भी वही काम कर रहा हूँ। मेरा मेन काम वही है। तो मैं आपको बता देता हूँ मैं करता क्या हूँ। मेरे अपने क्या कहते हैं 4 बिजनेस यूनिट्स हैं। पहला मेरा बिजनेस है, मेरे क्या कहते हैं कंटेंट डिजाइन, रिसर्च और ब्लॉगिंग, राइटिंग सर्विसेज हम देते हैं। ये 5 कॉम्बिनेशन ऑफ सर्विसेज मेरी कंपनी ऑफर करती है। हमारे पास कंटेंट राइटर्स, रिसर्च राइटर्स, फ्रीलांस राइटर्स, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स, इन सब की पूरी एक टीम है। एक मेरा ये बिजनेस है। दूसरा मेरा बिजनेस है, मैं अपना मोबाइल फोन की और गैजेट्स की फील्ड में एक्सेसरीज, ई कॉमर्स का अपना स्टोर है। ई कॉमर्स की क्या कहते हैं शॉपिफाई स्टोर है, फिजिकल दुकान है, और हम ऑपरेट करते हैं 2 ब्रांड्स उसमें चलाते हैं। अच्छा, फिर उसके अलावा मैं भी करता हूँ मोटिवेशनल कंसल्टेंसी, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी नहीं, मोटिवेशनल कंसल्टेंसी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी प्रोफेसर भी हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप और डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ। और जी। और इसके अलावा 2 क्या कहते हैं कॉन्फिडेंशियल बिजनेसेस भी हैं। माशाल्लाह, वो इतना अकेला मैनेज कर लेते हैं आप? यार, मैं अकेला नहीं मैनेज करता, टोटल मिला के 90-100 लोगों की टीम है जो मेरे पास करती है काम। हमने एक ज़राए से पता लगे कि आप पीएसओ के अंदर डायरेक्टर भी रह चुके हैं, तो वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ये जराए नहीं जराए 2021 में मैंने पाकिस्तान स्टेट ऑयल से रिजाइन किया था। और बड़ा अच्छा रहा वहां काम करना। बहुत ही कंपेटिटिव और बहुत ही जबरदस्त इदारा है। आपने माशाल्लाह फूड ब्लॉगिंग आपने स्टार्ट की है, वो क्यों की, और उसके अंदर आपने फूड ब्लॉगिंग का क्यों आपने सोचा कि भाई मैं फूड ब्लॉगिंग ही करूँ? कोई और चूज़ नहीं किया आपने यूट्यूब पर आने के लिए, आपने सिर्फ़ फूड ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं, ऐसा क्यों? अच्छा, देखें, मैं फूड इंडस्ट्री में आज से कोई तकरीबन 18-20 साल हो गए। मुझे खाने पीने का बहुत शौक है। मैं एक ज़माने से इस इंडस्ट्री से इस तरह वाबस्ता हूँ कि जो टॉप एंड रेस्टोरेंट्स हैं कराची के, उन तमाम के ओनर से अच्छी जान पहचान है। क्योंकि क्या कहते हैं, आप लोगों को शायद पता होगा, स्वाट्स का एक बड़ा मशहूर ग्रुप है फूड का। मैं उसके पहले 100 मेंबर्स में से एक था। इसके अलावा 12-15 साल से मैं फूड खाने शौक से खा भी रहा हूं और रिव्यूज भी कर रहा हूं। तो फूडी बाबा का किस्सा ऐसा है, आप बेसिकली ये पूछना चाहते हैं कि फूडी बाबा की शुरुआत कैसे हुई। फूडी बाबा की शुरुआत एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पाकिस्तान के बड़े नामवर वीडियोग्राफर और एडिटर हैं आमिर भगत साहब, अगर लोग उनको जानते हैं। इरफान जुनेजो, हमजा भट्टी, जितने बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके साथ आमिर ने काम किया हुआ है। तो 2022 में आमिर ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, मेरे घर के काफी करीब था, जिसमें वो सिखा रहा था वीडियो एडिटिंग और मूवी मेकिंग। मुझे क्योंकि लर्निंग का बहुत शौक है और वो जून जुलाई में कोर्स ऑफर हो रहा था, मैं थोड़ा फारिग था, तो मैं उस कोर्स को अटेंड करने चला गया।
तो उस कोर्स को हमने अटेंड किया, तो वहाँ आमिर से बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। तो आमिर ने मुझे कहा कि आप जो है वो मोटिवेशनल स्पीकिंग करें। मैंने 4 दिन क्लास अटेंड की, तो मुझे क्लास अटेंड करने पे पता चला कि मेरे बाद, मैं उस वक्त था 40 साल का, और मेरे बाद जो क्लास में सबसे बड़ी उम्र का बच्चा था वो 22 साल का था। तो ना मैं एडिटिंग सीख पाया, ना मुझे कुछ समझ आया एडिटिंग में, कैमरा मुझे संभालना नहीं आया। मैंने कहा आमिर भाई ये तो मेरे बस का काम ही नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो आमिर भाई, मैंने बोला आमिर भाई को बोला कि यार ऐसा करें, अपने बैच के कोई एक बच्चा मुझे दे दें, मैं उसको सैलरी पे रखता हूं और मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग करता हूं। आमिर ने कहा ठीक है। अहमद उस बैच से है, जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो जानते हैं, अहमद और नवीद दोनों उसी बैच के हैं। तो अहमद को मैंने अपने पास फुल टाइम सैलरी पे हायर किया और मैंने मोटिवेशनल स्पीकिंग पे वीडियो बनाना शुरू की। 25 वीडियोस मैंने शूट कर ली। हमारा प्लान था 30 वीडियोस शूट हो जाएंगी, फिर मैं अपना मोटिवेशनल स्पीकिंग का चैनल निकालूंगा। हमारे उस कोर्स की वो थी, क्या होती है जिसमें एंड में वो पासिंग आउट सेरेमनी बोलते हैं या फेयरवेल होता है, तो उसमें सब बच्चे साथ बैठे हुए थे, केक शेक कट रहा था। वो बच्चे सारे वो बच्चे ही हैं, मैं 40 का, सारे 19-20 साल के। एक बच्चा मुझे बोलता है कि अदिल भाई हमने आपकी फेसबुक देखी है, आप बड़े रिव्यूज लिखते हो, आप अगर मेरी फेसबुक में जाएंगे 2-2.5 साल पहले तो आपको हर तीसरे चौथे दिन खाने की तस्वीरें, रिव्यूज वगैरह मिलेंगे। मैंने बोला यार तो बोला आप खाने पे काम क्यों नहीं करते। मैंने उसको बोला, उस बच्चे का नाम था मोतशिम। मैंने मोतशिम को बोला यार मैं ये ना और ब्लॉगरों की तरह जूसी जूसी मजा मजा नहीं कर सकता, मैं जो है जैसा आएगा ऐसा बोलूंगा, और अगर मैं ऐसे करूंगा तो पब्लिक तो जूते मारेगी, मैं तो आसरा ही नहीं करूंगा। उसने बोला अदिल भाई आप करें, हम शूट करते हैं, आप 6 वीडियोस बनाते हैं और लगाते हैं, अगर नहीं रिस्पॉन्स आया तो हम बंद कर देंगे। वो मेरे ऑफिस में आए 4-5 बच्चे मिलके, जो पहली की 5-6 वीडियोस है हमारी वो उन्होंने शूट की हैं और हमने वो डाली। अच्छा, यूट्यूब पे डाली। यूट्यूब पे पहले दिन 10 व्यूज भी नहीं आए, फेसबुक पे 100 व्यूज नहीं आए। अहमद ने मुझे बोला टिकटॉक पे ट्राई करते हैं। मैंने कहा चलो। टिकटॉक पे एक हफ्ते में हमारे पास 50,000 व्यूज आ गए, तो हमें थोड़ी मोटिवेशन मिली। अब जब हम उस वक्त ये डिसाइड कर रहे थे कि क्या करें क्या करें, मैंने कहा बेचारे सारे लौंडे लपाड़े हैं, अब जैसे अपना वजी अंसारी है 22 साल का, अब्दुल्ला आदिल है, मैंने कहा ये सारे बच्चे हैं, मैं बड़ी उम्र का बाबा हूं, तो मैंने कहा फूडी बाबा नाम रखते हैं। फूडी बाबा का नाम का टोटल क्रेडिट मेरा है, किसी की कोई सजेशन नहीं है, ये मेरा अपना आइडिया था। सही। फूडी बाबा, हमने देखा है कि आपके ज़्यादातर रिव्यूज़ होम पे होते हैं, मतलब घर बैठे आप खाना मंगवाते हैं और यहीं पर बैठ के रिव्यू कर रहे होते हैं। तो बाहर जाने का आपको मौका नहीं मिलता है, फिर बस आप चाहते हैं कि घर बैठे खाना आए और मैं खाता रहूँ। आप मतलब बाहर जाना प्रेफ़र क्यों नहीं करते? आउटडोर शूट नहीं करते आप? यार बाहर जाना कौन प्रेफर नहीं करता। मकसद सारा ये है कि मसला सारा ये है रेहान भाई, मैं घर पे नहीं ऑफिस में खाना मंगवाता हूँ। सारा मसला ये है कि जो लोग इस बिजनेस को, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, ई कॉमर्स के बिजनेस को समझते हैं ना, उनको ये बात पता होगी कि इस बिजनेस में टाइमिंग की कोई पाबंदी, कोई कैद नहीं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 80 से 100 लोगों की टीम है, और जाहिर सी बात है कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, कोई बड़ा सेटअप नहीं है, तो हर छोटी छोटी चीज ओनर को मैनेज करनी होती है। तो मैं सारा दिन ऑफिस में काम में बिजी होता हूं, कभी कभार तो इतना काम में बिजी होता हूं कि मेरी अपनी जो वीडियोस आपने लगी हुई देखी हैं वो मैंने खुद नहीं देखी होती, मुझे पता भी नहीं होता वो कैसे एडिट हुई। तो रेहान भाई मसरूफियत है, इतनी मसरूफियत है कि मुझे आउटडोर जाने का टाइम ही नहीं मिलता। अहमद बड़ा अच्छा, हमारा जो सीनियर एडिटर है, वो मुझे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता है कि सर 18 महीने हुए हैं व्लॉगिंग करते हुए और शायद आप 18 दिन बाहर नहीं निकले, तो मुझे टाइम नहीं मिलता। दूसरी एक और वजह यह है कि एक तो वजह ये, दूसरी वजह यह है कि जब मैं खाना खाता हूं या मैं खाना मंगाता हूं तो मैं उस खाने के पूरे पैसे देता हूं, किसी से फ्री खाना हम लेते नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर हम रेस्टोरेंट जाके, अक्सर ऐसा होता है कि आप रेस्टोरेंट में जाओ और खाना खाओ, और अगर आपको वो खाना अच्छा नहीं लगे तो ओनर, उसकी मैनेजमेंट का इतना प्रोटोकॉल होता है कि आप उनके सामने फिर कुछ बोल नहीं पाते।
तो बहुत बहुत दफा इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि हम इसीलिए करते हैं कि हम प्रेफर, और जाहिर सी बात है जब वो मेरी शक्ल देख लेते हैं, मैं ये भी नहीं चाहता, कोशिश मैं ये करता हूं, मैं ये भी नहीं चाहता कि अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में मैं चला गया, अब उसको पता चल गया है कि फूडी बाबा आ गया, जब उसको पता चल गया ना फूडी बाबा आ गया है, तो फिर वो 1 किलो चिकन में अच्छी बोटियां डाल के ले आएगा, वो जो है बड़ा जबरदस्त किस्म का सैंडविच बना के ले आएगा। उससे मैं अपनी ऑडियंस को सच, मतलब वो सच नहीं होगा ना। अगर अब उसने मुझे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे दी कि यार फूडी बाबा के लिए बड़ी जबरदस्त चीज बना के ले आया, तो फिर फूडी बाबा का सच बोलने का मकसद फौत हो गया। तो ये दोनों मसले हैं। तो आप, हमने वीडियोस देखी हैं, आप वही आप ना रियलिस्टिक रिव्यू पेश कर रहे होते हैं बार बार। तो कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई वीडियो बनाई और उसके अंदर रिव्यू गलत चला गया हो और किसी से आप मुलाकात, मतलब जिसका फूड आया है उससे आपकी मुलाकात हो गई, तो उस वक्त आपको उसने सुनाई है या नहीं सुनाई? ऐसा मेरे साथ हर 15 दिन में एक दफा होता अच्छा। है जी। कुछ 3-4 वाकयात आपको बता देता हूँ। एक बगैर नाम लिए एक बड़ी मशहूर ब्रांड थी, मैंने उसका रिव्यू खराब दिया। उसके मैनेजर ने, सबसे पहले उसके ब्रांच के मैनेजर ने मुझे फ़ोन किया, उसने मुझे बोला आप वीडियो डिलीट करें, अगर आप वीडियो डिलीट कर देंगे तो हम आपको इतने बर्गर देंगे, इतना इनाम, इतने पैसे दे देंगे, ये दे देंगे। मैंने बोला नहीं, वीडियो नहीं डिलीट होगी। फिर वो मल्टीनेशनल थी, तो फिर उसके, मतलब बड़ी ब्रांड थी, उसके बहुत ब्रांचेस थी, तो फिर उसके रीजनल मैनेजर ने फ़ोन किया, उसने कहा कि अगर आप ये वीडियो नहीं निकालेंगे तो हम आप पे डिफेमेशन का केस करेंगे। तो बड़ा उसने ना मुझे सख्ती से ये फोन पे कहा, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा आप जैसी ब्रांड फूडी बाबा पे डिफेमेशन का केस करे, इससे बड़ी मेरी इज्जत की बात ही क्या हो सकती है। आओ भाई, कहीं ये बात रहमान रहने की तो नहीं हो रही है? नहीं, मल्टीनेशनल बोला ना मैंने। तो उसने, मैंने उसको बोला कि ये सब करने से पहले मेरा बैकग्राउंड जान लो, ये पहचान लो कि मैं एक ज़माने में 10 लॉयर की टीम के साथ काम कर चुका हूँ, मुझे तुम वकालत में नहीं बेवकूफ़ बना सकते, ठीक है, मुझे सारे कुल एंगल्स पता है। फिर एंड में उसने बोला भाई तू क्या चीज़ है, माफ़ कर दे। ये एक वाकया था। एक मैंने, छोटी ब्रांड थी, निस्बतन छोटी ब्रांड थी, उसका बुरा रिव्यू दिया। उसने मुझे बोला कि अगर मेरा रेस्टोरेंट बंद हुआ तो मैं तुम्हारा घर जला दूंगा। उसने खतरनाक धमकियां दी, 2-3 असर रसूख लोगों से फ़ोन करवाया। तो ये भी हुआ है। इस तरह का और भी ऐसा भी हुआ है कि एक रेस्टोरेंट का मैंने बुरा रिव्यू दिया, तो मैं एक मेले में घूम रहा था, उसने वहाँ स्टॉल लगाया हुआ था, तो जब मैं उस स्टॉल के पास आया तो उसने मुझे, बिल्कुल उसके स्टाफ ने मुझे झड़कते हुए आगे डाल दिया कि हमारे स्टॉल के पास तो खड़े भी मत होना। अदील भाई, इतने लोग आपसे नाराज रहते हैं, इससे आपको तकलीफ नहीं होती, आपको बुरा नहीं लगता इससे? अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इस बात के ऊपर मैं हफ्ते में तकरीबन 3-4 दफा सोचता हूँ कि यार कहीं मेरे ऐसा करने से लोगों की दिल आज़ारी तो नहीं होती। ये बहुत बड़ा सवाल है। कोई तकरीबन हजारों लाखों मेरी पोस्टों पे कमेंट्स हैं। मैं आपको ये बताऊं, मैं 2 बातें सोचता हूं, और मैं, मेरी बेगम जो मेरी बड़ी अच्छी साथी भी है और ये बच्चे भी हैं, मैं उनसे डिस्कस करता हूं। मतलब देखो, एक चीज मैं गया, मुझे अच्छी नहीं लगी, अब ये मेरी अखलाकी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों को ये बोलूं कि मुझे अच्छी नहीं लगी। अब इसमें जो होता है हो जाए, मैं एटलीस्ट ये नहीं कर सकता कि क्या कहते हैं वो, इसके बारे में चापलूसी करूं। दूसरी बात ये है कि मुझे ये बच्चे भी ना, मेरी जो एडिटिंग टीम है, ये बोलते हैं कि सर ये इतने बहुत सारे कमेंट्स नेगेटिव आते हैं, आपको लोग गंदी गालियां देते हैं, मेरे हुलिये पे गालियां देते हैं। तो मैं उनको ये कहता हूं कि फॉर्चुनेटली मैं जब इस फील्ड में आया हूं ना, तो मैं ऑलमोस्ट 40 साल का हो चुका था, तो मैं दिमागी तौर पे बहुत मैच्योर हूं। कोई भी आपका यूट्यूब का चैनल है, इरफान जुनेजो की एग्जांपल ले लें, कोई भी कंटेंट क्रिएटर अगर कमेंट से डिसहार्टेंड होता है ना, तो मेरी नजर में वो वजह क्यों भाई, तुम सोशल मीडिया पे पैसे दे के आए हो, क्या जो कमेंट कर रहा है उसको कोई पैसे लग रहे हैं? आपने अपने आप को, जब आपने सोशल मीडिया पे अपनी चैनल बना लिया, पेज बना लिया, तो आपने अपने आप को मीडिया के सामने पेश कर दिया। जब आपने पेश कर दिया, अब वो आपको गाली दे या आपको सर पे चढ़ाए, दोनों चीजें आपके दिमाग पे नहीं चढ़नी चाहिए।
अगर उन्होंने आपकी तारीफ की तो आपके दिमाग में चढ़ गई कि मैं फूडी बाबा हूं, या उनकी गालियां से आप डिप्रेस हो गए, तो यार गधे तो आप हुए ना, आपने अपने आप को पेश किया है। तो जब आपने पब्लिक में पेश कर दिया तो फिर आप अगर देखेंगे लोगों जो मुझे वाहियात कमेंट्स करते हैं, मैं उनको बड़े प्यार से जवाब देता हूँ, मैं हैप्पी होता हूँ, आई एंजॉय देम। बहुत सारे लोग कहते हैं बाबा ये है, बाबा वो है, मैं नीचे लिखता हूँ आई एग्री। काफ़ी अच्छी बात की आपने। ये अपना काम अपनी लगन से करते रहो, लोग भले कहते रहें। सही। यार देखो फ्री है ना, इस पाकिस्तानी कौम के पास एक सोशल मीडिया पे कमेंटिंग करना फ्री है, कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, दे कैन टाइप व्हाटएवर दे वांट, तो इग्नोर देम, नथिंग। अच्छों को भी इग्नोर करो, ये नहीं कि बुरों को इग्नोर करो, अच्छों को भी इग्नोर करो। आदिल भाई, हमने देखा है आपकी जितनी वीडियोस आउटडोर होती हैं उसके अंदर आपके पास ये ट्राउजर होता है, आपका टी शर्ट होती है, तो कभी ये नहीं सोचा कि आप आउटडोर शूट पे जा रहे हैं प्रॉपर ये पूरे पैंट वगैरह पहन लें, आप इसी तरह निकल जाते हैं घर से? आपने अभी मुझे नहीं देखा, शर्ट और टी शर्ट्स के अंदर तो कंफर्टेबल फील नहीं होता पैंट शर्ट में, या फिर आदत बन गई ट्राउजर शर्ट में शूट करने की? बहुत सारे लोग मेरी दाढ़ी और मेरे कपड़ों पे बहुत ही कमेंट्स आते हैं कि आप ये इस तरह के कपड़े क्यों पहनते हैं। देखिए, मैं इस वीडियो क्या कहते हैं, इस इंटरव्यू में ना बहुत सारी चीजें पब्लिक को मेरे बारे में पता चलेगी। मैं एक आपको बात बता दूं, कपड़ों के मामले में, कपड़े पहनने के मामले में शायद मेरे से ज्यादा बेजार, सुस्त, नालायक और ढीठ आदमी दुनिया में कोई नहीं होगा। मैं शलवार कमीज पहनने से मुझे चिढ़ है, अब मुसलमान भाई ना कीबोर्ड वॉरियर्स मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मुझे लगता है बहुत सारा कपड़ा है मेरे बदन पे, मुझे बाथरूम जाने में घबराहट होती है, जगह जगह बैठने में घबराहट होती है, पता नहीं मैंने कितना कपड़ा पहना हुआ है। मेरे नजदीक मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी जिंदगी काम पे डेडिकेटेड है, तो मैं इसीलिए कम कपड़ों में रहता हूं। बहुत सारी टी शर्ट मेरी वीडियोस में भी ऐसा लोगों को नजर आ रहा होता है कि वो गल सड़ गई है, मेरे पास टाइम ही नहीं है ना, मुझे शौक है। मेरे कपड़े कैसे लगते हैं, मेरी अपीयरेंस कैसी लगती है, आपको मैं कैसा लगता हूं, इस बात से मुझे कख कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब अल्लाह ताला ने मेरे जहन में ये डाला हुआ है ना कि यार अदील तू जैसा है अपने हाल में खुश रहे, तो आई डोंट केयर। आपको क्या कहते हैं, मैं चड्डे में हूं, मेरी टांगे नजर आती हैं, ठीक है, जितनी नमाज के लिए चाहिए उतनी ठीक है, तो बस वो उतना मैंने ख्याल रखा हुआ है। बाकी कपड़ों में मामले में बिल्कुल बेजार आदमी। आदिल भाई, आप नेगेटिव रिव्यूज पेश कर रहे होते हैं वीडियोस के ऊपर, खाने के ऊपर, तो इससे रेस्टोरेंट को नुकसान नहीं होता होगा? किसी हद तक हो सकता है, बट देखें, मैं आपके इस इंटरव्यू से पब्लिक को एक बात समझाना चाहता हूं। फूडी बाबा नेगेटिव रिव्यू देता है ना, फूडी बाबा दे, XYZ दे, गोल्डन राम से दे, जितने भी लोग नेगेटिव रिव्यू दे, मैं अपनी बात कर लेता हूं। मैं जो रिव्यू दे रहा हूं ना, ये मेरी जाती राय है। जाती राय का मतलब है कि मुझे नहीं अच्छा लगा। मेरे कहने का, मैं कहीं ये नहीं कहता कि भाई ये तुमको भी अच्छा नहीं लगना चाहिए, मुझे नहीं अच्छा लगा। अब अगर तुम लोगों को लगता है कि मेरा टेस्ट बड्स इतने अच्छे हैं तो तुम लोग फैसला कर लो, बट ये कभी नहीं कहूंगा कि उस बंदे के पास जाके खाओ नहीं। मुझे नहीं समझ आया, शायद आपको समझ आए। अब एग्जाम्पल है, बहुत सारी जगहों पे मैंने ऐसी जगहों को बोला है कि जो अच्छी नहीं है, जहां पे आप जाके खड़े हो जाएं तो लोगों की लाइन लगी हुई है, तो किसी ना किसी को तो समझ आ रहा है ना। अब अगर आपको एक चीज समझ में आ रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रही, तो मेरी आपसे कोई जाती दुश्मनी थोड़ी है। जाती दुश्मनी नहीं है तो फिर अर्रहमान से आपका क्या मसला है? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। एक एक्सेप्शन है, अल रहमान बिरयानी, जिसका मैंने बहुत दफा जिक्र किया है। अल रहमान थोड़ा सा जाती हो गया, अब वो कैसे जाती हो गया ये मैं आपको समझाता हूं। मैंने अल रहमान का बुरा रिव्यू दिया, मुझे नहीं समझ आई अल रहमान बिरयानी। जिस दिन मैंने बुरा रिव्यू दिया उस दिन भी 500 लोग अल रहमान पे बैठ के खा रहे थे। एक अदील को पसंद नहीं आया, 500 लोगों को पसंद आया। वो वीडियो चली, उस वीडियो पे लोगों के कमेंट्स आए। उस वीडियो के कमेंट्स पे अल रहमान के अपने फेसबुक पेज से घटिया कमेंट्स आना शुरू हो गए। उस पेज पे, यानी उस वीडियो पे अल रहमान ने बोला, अल रहमान वाले के फेसबुक पेज से कमेंट आया कि इस भिखारी ने पैसे मांगे, हमने इसको पैसे नहीं दिए तो इसने नेगेटिव रिव्यू डाल दिया। ये उसके अपने फेसबुक पेज से कमेंट आया, और मुझे गालियां, डायरेक्ट पेज से गालियां, पब्लिक गाली दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट पेज से गालियां आई। उस पेज से हर जगह वो कमेंटों में तुम भिखारी हो, तुम घटिया हो, पता नहीं क्या क्या उसने लिखा। तो वो मेरे से जाती हुआ,
तो बस फिर अब एग्जैक्टली। मैं भी उससे जाती हो गया हूँ। मैं कोई दूध का दुलावा या कोई पब्लिक में कोई क्या कहते हैं वो थोड़ी हूँ, कोई मसीहा थोड़ी हूँ। मेरी मर्जी, उसको अच्छा नहीं लगता तो मैं भी उसकी लूंगा फिर। सही। पुलाव ज़्यादा अच्छी लगती है आपको या चिकन बिरयानी या बीफ बिरयानी? चिकन बिरयानी और तो कहाँ की अच्छी? चिकन बिरयानी तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। अच्छा। क्या कहते हैं, बिरयानी बीफ बिरयानी होती है। अगर कराची की बात करें तो कराची में सबसे अच्छी बीफ बिरयानी जो है वो गौसिया नली बिरयानी है, क्योंकि वो वाहिद शायद बिरयानी है जो रवास में बनती है बगैर गरम मसाले के। नंबर 2 पे अगर गरम मसाले की ऑप्शन हो तो अल्लाह वाला की बीफ बिरयानी है। अल्लाह वाला की चिकन बिरयानी भी बहुत अच्छी है, और कादरी की भी बीफ बिरयानी काफी मुनासिब है। गौसिया और कादरी में गौसिया बेहतर है। और पुलाव? पुलाव अल्लाह राजी मुझे अच्छा लगा था, इसीलिए अच्छा लगा था क्योंकि अल्लाह राजी का बिरयानी पुलाव जो था वो 260 रुपए का आधा किलो है, बिल्कुल मुफ्त है, इसीलिए मुझे अच्छा लगा था। पुलाव में अपना हैदराबादी यखनी पुलाव एक जगह का मैंने जौहर में खाया था, मुझे याद नहीं है, वो भी काफी अच्छा था। फूड स्ट्रीट कहाँ की अच्छी, लियाकताबाद या फिर हुसैनाबाद या बंस रोड? बंस रोड। बंस रोड महंगा है सस्ता? बंस रोड थोड़ा सा महंगा है, बट हुसैनाबाद में प्रोडक्ट क्वालिटी 10 में से 6 जगह बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है। कराची में आप रहते हैं, कराची का एक अगर हम दूसरी तरफ पे जाना चाहिए तो वो ये है कि स्नैचर्स बहुत हैं, ख्यालों की तभी जिंदा होना। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका मोबाइल वगैरह छीन गया हो? जिंदगी में 3 दफा मेरे मोबाइल छिने, सही। 3 दफा छिने। तो फूडी बाबा, मैं चाहूंगा कि जो हमारे न्यू आने वाले फूड ब्लॉगर्स हैं उनके लिए कोई आपका पैगाम हो, और किस तरह अपनी फूड ब्लॉगिंग को बेहतर कर सकते हैं और किस तरह फेम हासिल कर सकते हैं? देखिए, वायरल होने का तो कोई खास तरीका नहीं है, मतलब कोई प्रॉपर नुस्खा नहीं है, बट मैं एक बात लोगों को समझा सकता हूं कि खुदा के वास्ते हमजा भट्टी, इरफान जुनेजो के शहर से बाहर हो जाओ। इसका कहने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये दोनों खराब है, कहने का मकसद है देखो, बट इनके स्टाइल की हूबहू कॉपी ना करो। अब एक एग्जांपल है, हमजा भट्टी ने डाडो मजो आयो शुरू कर दिया तो हर मुझे मजा आया, ये अब हर बंदा एंड में लुकमा डालना शुरू कर रहा है, एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी कर रहे हो। अगर आप कॉपी करोगे तो आप हमेशा कॉपी ही रहोगे। अपना यूनिक स्टाइल बनाओ, आपका अपना स्टाइल होगा तो फिर वो अलग से लोग देखेंगे। वरना अगर आप, हम एग्जाम्पल है, किसी बड़े कंटेंट क्रिएटर को, फूडी बाबा को, किसी को भी कॉपी कर रहे हो, छोटे बड़े को, तो आप उसके कॉपी ही रहोगे ना। अपना स्टाइल बनाओ, अपने स्टाइल के पांव लंबे होते हैं, यानी कि अपने स्टाइल में जब आपके अपने स्टाइल बड़े ग्रोथ स्लो होगी, मगर क्या कहते हैं ग्रोथ होगी। होगा क्या कि अल्टीमेटली कि इस तरह कॉपी कैट्स जो आते रहेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता आके फेड हो जाएंगे। आप यूट्यूब और फेसबुक की इनकम से कितनी ऑल्टो खरीद सकते हैं? भाई मेरी टोटल यूट्यूब की आज जो इनकम है वो $96 है, $96। तो मैं तो कुछ भी नहीं खरीद सकता। फेसबुक? फेसबुक मेरा मोनेटाइज है नहीं। मोजिस के बाद हजरात हमारे साथ फूडी बाबा थे, इनसे माशाल्लाह हमने बहुत अच्छी डिस्कशन की है, और आप उम्मीद है जो हमारे न्यू फूड ब्लॉगर्स हैं वो इनसे कुछ सीखेंगे। काफ़ी बड़े फेमस हमारे फूड ब्लॉगर हैं हमारे अदील भाई, तो इनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मोजिस के बाद हजरात दीजिएगा हमें इजाज़त हमारे गेस्ट अदील सिद्दीकी साहब के साथ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे एक न्यू पॉडकास्ट में न्यू गेस्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त इस अपनेपन के साथ कि आप लोग रखेंगे अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।